भाई तो हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक्स बातें की थी इलेक्ट्रिसिटी की, भाई करंट वोल्टेज वो सब क्या होता है उस सब के बारे में बात की थी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने देखा था। ओके अच्छा भाई, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। भाई ये टॉपिक आपके 10th बोर्ड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना आपकी एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर होगा। अब भाई ओम्स लॉ का मतलब, एक साइंटिस्ट था ओम, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। भाई जैसे कि करंट है वोल्टेज है, तो उसने ये चेक किया कि क्या करंट और वोल्टेज का आपस में कोई लेना देना है। वोल्टेज हमने क्या देखा था कि भाई किसी एक पॉइंट की ताकत, किसी चार्ज को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, हमने देखा था। सो भाई उसने ये चेक किया, उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कर दिया, भाई एक बैटरी ले ली। अब यहाँ पे दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, उसको इस तरीके से दिखाया गया है। अब उसने यहाँ पे ले ली एक वायर, वायर के बीच में यहाँ पे डाल दिया एक एमीटर, यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब। ठीक है, बल्ब देखा था हमने, दिल बना दो तो वो हमारा बल्ब बन जाएगा। और इसके अक्रॉस उन्होंने लगा दिया एक वोल्टमीटर। भाई चले काम करते हैं, एमीटर को इधर से निकाल के इधर लगा देते हैं, सीरीज में लगाना है तो चलेगा। बात देखिए, सो भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। उस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे प्लस लगाया जाता है, कैसे माइनस लगाया जाता है, क्यों सीरीज में लगाया जाता है, क्यों पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, अब भाई उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो ये बैटरी है ना उसको एक वेरिएबल बैटरी ले ली। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी। वेरिएबल बैटरी का मतलब है जिसका वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं। एक सेकंड ना होल्ड करना भाई। तो हम ये देख रहे थे कि उसने ओम ने एक वेरिएबल बैटरी ली है। वेरिएबल बैटरी का मतलब है कि हम हमारी मर्जी से वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। 0 से लेके किसी की लिमिट 20 तक होती है, 40 तक होती है, 100 तक होती है, डिपेंडिंग अलग अलग आती है। तो भाई उन्होंने क्या किया, पहले एक वोल्टेज लिया, उसको बोलते हम V1, और जब उन्होंने करंट मेजर किया एमीटर की मदद से तो उनको करंट मिल गया कुछ I1। अब उन्होंने क्या कर दिया, भाई वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो भाई पहले V1 था, तो अब जो वोल्टेज है उसको V2 बोल दिया। तो वो क्या देख रहे हैं कि भाई जब वोल्टेज बढ़ के V2 हो गया तो पहले वाला करंट भी बढ़ गया, वो भी इंक्रीज हो गया। वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट भी इंक्रीज हुआ। उन्होंने फिर से तीसरा कोई वोल्टेज ले लिया, कम किया बढ़ाया जो भी किया, वापस से वोल्टेज को चेंज कर दिया। सो उन्होंने क्या देखा कि फिर से करंट भी चेंज हो गया। अब अगर मान लो कि वो वोल्टेज को कम कर रहे हैं, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, तो करंट भी डिक्रीज हो गया। ऐसे उन्होंने 6-7 बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ट्राई किया। उनको हर बार यही रिलेशन मिलता गया कि भाई वोल्टेज जैसे बढ़ता जाएगा करंट भी बढ़ता जाएगा, या वोल्टेज को अगर कम कर रहे हैं तो करंट भी कम कर रहे हैं। सो यहां से उनको एक रिलेशन मिल गया, V is directly proportional to I, और मेनली यही होता है हमारा ओम्स लॉ। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। इसका उल्टा भी सही है कि जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। ये रिलेशन बोलो कि ये रिलेशन बोलो, दोनों एक ही है। अबे आपको पता है कि जब हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इसके बदले इक्वल टू लगा के हमें कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो भाई ये जो R है, ये R जो आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा एक जनरल वर्ड है, हर जगह जहां जहां प्रोपोर्शन आता है वहां वहां ये वर्ड यूज होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक जनरल वर्ड है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं कि ये R क्या चीज है, तो भाई ये R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अब यार ये रेजिस्टेंस क्या होता है,
तो इस पर रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट किया गया और पता लगा कि रेजिस्टेंस एक वो चीज है जो आपके करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। क्या काम करता है? करंट को ब्लॉक करने का, करंट को कम करेगा। अब करंट को कम करेगा तो सीधी सी बात है वोल्टेज भी ब्लॉक हो जाएगा। ओम ने क्या बोला था कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगे। तो अगर रेजिस्टेंस करंट को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज भी कम करेगा। और साइंटिफिक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में वोल्टेज का कम होना उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलेंगे हम? वोल्टेज ड्रॉप। भाई वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि अगर मान लो कि मैं अगर इसको 10 वोल्ट दे रहा हूं, 10 वोल्ट दे रहा हूं, तो इस बल्ब के अक्रॉस कुछ 0.7 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, डिपेंडिंग बल्ब कैसा है उसके डिपेंडिंग कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा। मतलब मैं दे रहा हूं इसको 10, बट आगे अगर सप्लाई जाएगा तो आगे वाले को कुछ कम होके मिलेगा। 0.7 कम हो सकता है, 0.9, 0.5, 1, डिपेंडिंग ऑन बल्ब, डिपेंडिंग ऑन आवर अप्लायंस, वोल्टेज कम हो जाएगा और उस वोल्टेज कम को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। हमने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट को ब्लॉक कर रहा है। कैसे ब्लॉक कर रहा है जरा देखते हैं। भाई एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब कुछ पॉजिटिव चार्जेस। भाई अब मान लो कि ये मेरी वायर है तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, भाई एक ना रेजिस्टर आता है, एक डिवाइस आता है रेजिस्टर। अब रेजिस्टर का मेन काम क्या होता है? रेजिस्टर का मेन काम होता है करंट को ब्लॉक करने का। अब एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। भाई आपको पता है कि हर किसी की कंडक्टिविटी सेम नहीं रहती है ना? एल्यूमिनियम है वो कॉपर से कम है, फिर उसके बाद मर्क्यूरी होंगे तो एल्यूमिनियम से कम है। मतलब जितने भी एलिमेंट है सबकी अपनी अपनी एक कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टर एक ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब है कंडक्टिविटी कम हो। देखो R is inversely proportional to 1/G। G का मतलब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैपिटल G से दिखाया जाता है। अब इसके बारे में हम अभी ज़्यादा 10th में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब होता क्या है कि बच्चे लोग रेजिस्टर के अंदर है ना पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उसमें। अब जैसे ही मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेंगे वो जाके टकरा जाएंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे और बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से वापस बाहर निकल जाएंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे थे, 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन टकरा गए तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब भाई इसका मतलब हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बह रहे थे उनको कम कर दिया। इसी वजह से करंट भी कम हो जाएगा, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि करंट क्या है? करंट इज द करंट जनरेट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा रेजिस्टेंस। एक और चीज भाई, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना इन सब से, जब नेगेटिव और पॉजिटिव टकराता है ना तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। भाई कोई भी चीज जब घिसती है एक दूसरे से तो हीट जनरेट होती है, हमको पता ही है वो। तो जब ये इससे टकराएगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और बच्चा ये हीट एनर्जी के वजह से ही आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका फ्रिज, आपकी टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो वो गर्म होती है। तो अब आप लोग कंप्लेन करते हो कि यार बहुत गंदा फ़ोन है, बहुत गर्म होता है। तो भाई गर्म तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके अंदर काफ़ी सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं तो उसका गर्म होना निश्चित है। हाँ, अब अगर हल्की क्वालिटी का रेजिस्टर लगा है तो वो गर्म ज़्यादा हो करता है। अच्छी क्वालिटी का रेजिस्टर है, मटेरियल अच्छा यूज़ किया हुआ है तो वो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है। बस फ़र्क इतना होता है। बाकी मोबाइल सैमसंग हो, आईफोन हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, फोन तो गर्म होगा ही होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग? तो भाई अब देखो ये जो है ना हमारा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो भाई ये है एग्जैक्टली हमारा ओम्स लॉ, और यही है वो फॉर्मूला जो वोल्टेज और करंट को एक दूसरे से रिलेट करती है। अब बच्चा लोग ये जो चीज है ना इसको आप समझो, ये जो हमने प्रोपोर्शनल बनाते हैं ना इसको आप समझो। भाई ओम्स ने ये पता लगाया कि वोल्टेज जो है करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा। अगर वो सिर्फ करंट पे डिपेंड करता बेटा तो हम इज इक्वल टू ऐसे करके लिख देते ना। देखो ये साइन क्यों लगाई जाती है, ये साइन कब तक लगाई जाती है, जब तक हमको ये ना पता हो कि ये करंट के सिवाय और किसी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई अब इस चीज पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, इस चीज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और पता लगाया गया कि एक वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर वायर के लिए हमेशा सेम आती है। मतलब अगर मान लो कि मैं वायर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, वायर को वही का वही रख रहा हूँ, उसमें सिर्फ वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, तो जो करंट आ रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे देखो भाई, अब सपोज करो कि मैं V1 और I1 का रेशियो ले लेता हूँ, V1 अपॉन I1। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ओम ने क्या किया, V1 निकाला, I1 निकाला, उसको डिवाइड कर दिया, V2 निकाला, I2 निकाला, उसको डिवाइड कर दिया, V3 निकाला, I3 निकाला, उसको डिवाइड कर दिया। भाई तो जब उन्होंने रेशियो लिया ना तो उन्होंने क्या देखा कि ये रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, ये रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। भाई तो जितने भी फॉर्मूलाज जब बनते हैं ना, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, तो उसमें वो ये चेक करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड करंट पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कि भाई करंट के सिवाय क्या कोई ऐसा नंबर है, ऐसी कोई वैल्यू है जिस पे आपका वोल्टेज डिपेंड करेगा। तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई आखिरकार इसका रिलेशन क्या है। 2 मल्टीप्लाई करे, 3 मल्टीप्लाई करे, 1.3 मल्टीप्लाई करे, 0.5 मल्टीप्लाई करे, 0.001 मल्टीप्लाई करे, आखिरकार इसका रिलेशन है तो है क्या। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये पाया कि जब हम वोल्टेज और करंट का रेशियो ले रहे तो वो रेशियो हमेशा सेम आता है। अगर मान लो कॉपर की वायर सपोज, एंड वोल्टेज और करंट इस हिसाब से है कि इसका रेशियो हमेशा फिक्स आ गया, और रेशियो मान लेते हैं कि चलो 1.6 आ गया सपोज, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि इन सब का रेशियो 1.6 आ गया, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग देखो, अब क्या मैं इसको जनरली ऐसा लिख सकता हूं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, है ना, जनरल फॉर्म। भाई जनरल फॉर्म के कोई भी वोल्टेज निकालो, कोई भी उसके रिलेटेड करंट निकालो, उसका रेशियो हमेशा सेम आएगा, उसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। तो इसको यहां ले गए, तो ये हो गया V इज इक्वल टू IR, और यही बन गया आपका ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ ये है, पर आपके बुक में इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओम्स लॉ को लिखने का भी एक तरीका है, जरा ध्यान देना। ओम्स लॉ को लिखने का क्या तरीका है भाई, इन फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन। भाई आप जब इसकी डेफिनेशन लर्न करोगे तो उसमें ये वर्ड होगा, इन अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन। इन अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन। भाई इसका मतलब ये है, भाई फिजिकल कंडीशन का मतलब कि आपने जो वायर जिस पे एक्सपेरिमेंट की है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ही रहनी चाहिए, उस वायर की लेंथ वही रहनी चाहिए जो पहले थी, उसका एरिया मतलब अगर वायर पहले आपने शुरू में पतली ली थी तो पूरे में पतली लेनी चाहिए, अगर मोटी ली थी तो पूरे में मोटी रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वो जैसा पहले था वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। भाई इन अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन the voltage in any electrically closed circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। in a fixed physical condition
the voltage across closed circuit is always proportional to the current flowing in it, to the current flowing in it। तो भाई ये यहां से यहां पर तो लर्न करना आसान है कि भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेकिन बच्चा लोग अगर आप ये वर्डिंग्स नहीं लगाओगे एग्जाम में तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। ये क्यों रॉन्ग होगी हम उसको भी अब देखने जा रहे हैं। पहले बच्चा लोग यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा भाई अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ जो है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, तो जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। भाई देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं करंट, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, करंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज को यहाँ पे भी ले लेता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आने वाली है। कैसी? स्ट्रेट लाइन। अब भाई बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है। तो बच्चा लोग मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है वो समझाने के लिए 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ बेटा, ये पॉइंट ये लाइन पे ना ऐसे अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ। अब इसको मैं x के पास लेके जाता हूँ और उसी को मैं y के पास भी लेके जाता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अगर मैं सिर्फ x एक्सिस को देखूं तो हर एक पॉइंट के लिए x बढ़ता जा रहा है, हर एक पॉइंट के लिए x बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं उसी के साथ साथ y को देखूं तो हर एक पॉइंट के लिए y भी बढ़ता जा रहा है। x पे क्या है करंट, y पे क्या है वोल्टेज। इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए करंट भी बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट के लिए वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो हमने वही तो देखा था कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, ओके भाई। ग्राफ तो बहुत आसान है, बस यही है ग्राफ में, वो ज्यादा कुछ नहीं है। भाई अब हम ये देख लेते हैं। भाई देखो अब अगर मान लो कि आपका एक एग्जांपल दूं, चलो मैं आपको सपोज करो कि आपके पास एक मोबाइल है जो 5 साल जूना है। उस मोबाइल में फास्ट चार्जिंग जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अब आप जाते हो दुकानदार के पास, दुकानदार को बोलोगे भाई मुझे ऐसा चार्जर दो जिससे कि मेरा मोबाइल फटाफट चार्ज हो जाए। वो आपको बोलेगा भाई साहब आप एक काम करो 5 एम्पियर का चार्जर ले लो, 2 एम्पियर का चार्जर ले जाओ, फटाफट चार्ज होगा। आप महंगा वाला चार्जर लेके आते हो जो 5 एम्पियर का है या तो 2 एम्पियर का है। जनरली आपका जो ओरिजिनल चार्जर होगा, जो 5 साल जूना मोबाइल है, उसका ओरिजिनल चार्जर का एम्पियर होगा 0.5 एम्पियर बस, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाला होगा तो 1 एम्पियर का चार्जर होगा। आप मार्केट से लेके आ गए 5 एम्पियर का, आपने घर पे लगा दिया, 2 घंटा लगाया लेकिन उतना ही चार्ज हुआ जितना वो पहले हो रहा था। आप जाते हो दुकानदार से झगड़ा करने, तो भाई दुकानदार तो बेवकूफ़ है या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक्चुअली आपके फ़ोन में जब आप चार्जिंग केबल डालते हो तो उसके पास रेजिस्टेंस लगा होता है, वो करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। भाई आपका जो मोबाइल बना है बेटा वो एक लिमिट के लिए बना है, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उसको एक लिमिट तक ही करंट चाहिए, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट चाहिए 1 एम्पियर का। अब आप दे रहे हो चार्जर उसको 5 एम्पियर का, तो जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना वहाँ पे रेजिस्टर लगा होता है जो आपके 5 एम्पियर को कम करके एकदम से कम कर देगा 1 एम्पियर। और इसी चक्कर में आपका फ़ोन गर्म ज़्यादा होता है। क्यों भाई? 5 एम्पियर आप सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई कितने का दे रहे हो? 5 एम्पियर का, लेकिन मोबाइल को मिल कितना रहा है? सिर्फ 1 एम्पियर का। तो 5 से 1 में जाने के लिए कितना टकराव करना पड़ेगा, इसीलिए गर्माहट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और चार्जिंग टाइम वही का वही रहता है, कोई बदलाव नहीं आता। तो एक चीज़ याद रखना कि आपका चार्जिंग कितना फास्ट होगा वो मोबाइल के कंपोनेंट कौन से यूज़ है उस पर डिपेंड किया जाता है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं मोबाइल का वो रेजिस्टर नहीं लगाता जिसके वजह से 5 से 1 एम्पियर हो रहा है तो आपके मोबाइल के कंपोनेंट जल सकते थे।
क्यों जल सकते थे भाई? उसको चाहिए 1 एम्पियर, मिल रहा है 5 एम्पियर। और जो वायरिंग अंदर की हुई है, जो डिवाइसेस अंदर यूज किए गए हैं मोबाइल के, उसका अपना भी रेजिस्टर होता है, उसका अपना भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस इतना नहीं है कि वो 5 को 1 तक लेके जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, उस डिवाइस को बोलेंगे रेजिस्टर। डिवाइस का नाम रेजिस्टर। इसकी जो वैल्यू होगी भाई, हर डिवाइस की अपनी एक वैल्यू होती है, तो इस रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। भाई ये दोनों वर्ड अलग अलग है। रेजिस्टेंस मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और रेजिस्टर मतलब डिवाइस। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये डिवाइस को अलग से भी कनेक्ट कर सकते हैं जरूर है तो। अच्छा, तो फिलहाल हम ये डिवाइस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का या किसी भी डिवाइस का, वो कब कब चेंज हो सकता है। सो आपका टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे असर करता है, उसको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो हुआ क्या कि भाई एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले एक्सपेरिमेंट में एक वायर ली गई कॉपर की, उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े? 3 टुकड़े, ठीक है। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी। भाई देखो, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी। अब हुआ क्या कि भाई जब इसको कटिंग कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस सपोज मान लो R था। कट करने के बाद, ये कट करने से पहले रेजिस्टेंस R था, कट करने के बाद RA हो गया, इसका RB बोल देते हैं, इसका RC। मतलब इतनी वायर का अपना एक रेजिस्टेंस, इतनी वायर का अपना एक, इतनी वायर का अपना एक, इतनी वायर का अपना एक। जब इन सबकी वैल्यू मापी गई, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब इन सबकी वैल्यू कंपेयर की गई, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कंपेयर की गई, तो ये देखा गया कि R इज ग्रेटर देन A, इज ग्रेटर देन RB, इज ग्रेटर देन RC। मतलब जितनी ज्यादा लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। क्या इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि भाई जितनी लंबी वायर होगी, देखो यहां पे एक कंडीशन है कि मटेरियल ऑफ वायर सेम रहना चाहिए। मटेरियल ऑफ वायर मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। तो भाई हमने एक ही वायर के 3 टुकड़े कर दिए ना, तो मटेरियल तो अगर मान लो ये कॉपर था तो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, मटेरियल तो सेम है, तो कंडीशन सक्सेसफुल फुलफिल हो गई। तो उस समय ये पाया गया कि जितनी ज्यादा लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो भाई एक लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करता है। यहां तक समझ आया बच्चा लोग? अब भाई एक बार तो लेंथ देख लिया, अब उन्होंने दूसरी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, अब 3 टाइप की अलग अलग वायर ले ली। ये पहली वायर, ये दूसरी वायर और ये तीसरी वायर। भाई एक चीज यहां पे ध्यान देना कि यहाँ पे मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी सेम है। इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ है, तीनों की लेंथ इक्वल है, तीनों का मटेरियल भी इक्वल है, कॉपर 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 या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, इसका एरिया मेजर किया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि इसको बीच में से कट करो तो उसका जो सर्कुलर एरिया आएगा उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। मैं अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं तो ये जो सर्कल आएगा, भाई आप इमेजिन करो, सपोज करो
ये मेरी पूरी वायर है, ठीक है, मैं कुछ बड़ा नहीं दिख रहा, अच्छा चलो, ये मेरी पूरी वायर है, मैं उसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये हाँ, ये सर्कल का जो एरिया होगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। बिकॉज बच्चा लोग, करंट कहाँ से फ्लो होगा? करंट कभी ऊपर से तो फ्लो होता नहीं है, करंट तो उसके अंदर से फ्लो होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होते हैं? क्या वो सरफेस के ऊपर से फ्लो होते हैं? नहीं, वो अंदर से फ्लो होते हैं, अंदर से। तो इसीलिए हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, तीनों का अलग अलग एरिया है। अब जब इसके लिए रेजिस्टेंस देखा तो R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, इसका अपना रेजिस्टेंस, इसका अपना रेजिस्टेंस, इसका अपना रेजिस्टेंस। भाई जब इसको कंपेयर किया गया, देखो मैं पहले एरिया की बात करता हूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा, फिर ये और फिर ये, है ना। अब जब इसके रेजिस्टेंस को कंपेयर किया गया तो भाई पता है रिलेशन कैसा आया? इस टाइप का रिलेशन। भाई R1 इज लेस देन R2, R2 इज लेस देन R3। इसका मतलब जितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। अब ये कैसे हो गया? भाई हमने कौन सा एरिया देखा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब ये अंदर वाला एरिया। अब बच्चा लोग, मैं आपको दो चीज दिखाता हूं, दोनों चीज दिख रही है आपको? ओके, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर छोटे छोटे मोती डालने हैं। क्या डालने हैं? छोटे छोटे मोती, वो जो अपने स्केटिंग में आते हैं ना, वो मोती, छरे, छरे जिसको कहते हैं। तो बच्चा लोग एक चीज बताओ कि इसके अंदर छरे ज्यादा आएंगे कि इसके अंदर छरे ज्यादा आएंगे? इमेजिन करो कि दोनों की लेंथ सेम है। मेरे पास दूसरा ढक्कन, अच्छा दूसरा ढक्कन भी है, वेरी गुड। हम लोग सब फैसिलिटी लेके चलते हैं आपके लिए। देखो ये दोनों ढक्कन हैं, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, हल्का फुल्का अवॉइड करने का। तो भाई इन दोनों का एरिया देखो आप अलग अलग आपको दिख रहा है। भाई मुझे दिख रहा है कि ब्लू का जो एरिया है वो थोड़ा कम है व्हाइट के कंपैरिजन में। अब मुझे दोनों में छरे भरने, तो किस में छरे ज्यादा आएंगे? सीधी सी बात है, जिसके अंदर जगह ज्यादा उसके अंदर छरे भी ज्यादा। तो बच्चा लोग अब छरे बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन, छरे बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई जिसमें जगह ज्यादा होगी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सपोज करो कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें 70 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, तो इसमें 40 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। तो भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे मतलब करंट भी ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा ना। रेजिस्टेंस मतलब करंट को ब्लॉक करना। अब अगर करंट ज्यादा जा रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो भाई एक चीज यहां से ये निकल के आ गई कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। भाई समझ आ रहा है यहां तक? अब भाई सॉरी, लेंथ और एरिया का रिलेशन देख लिया, और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन और कोई भी चीज सामने नहीं आई। एक्सपेरिमेंट किया और सिर्फ दो ही चीज सामने आई कि एक लेंथ और एक एरिया जो है वो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करता है। सो हमको यहां से क्या मिल गया? क्या मैं अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं L/A रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A डायरेक्टली टू लेंथ इनवर्सली टू एरिया। अब जब मैं ये साइन हटाऊंगा, जब मैं ये साइन हटाऊंगा तो हमको पता है कि हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो भाई यहां पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सिंबल दे दिया P जैसा। बताता हूं ये क्या है, L/A। भाई ये एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम है रो। सिंबल का नाम क्या है? RHO, रो सिंबल का नाम है। हाँ सिंबल, लेकिन इसका असली नाम है, मतलब स्पेसिफिक नाम। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था,
तो इसको सिर्फ एक सिंबल से डिनोट कर दिया गया। और जैसे कि लेंथ के लिए L लिखते हैं, एरिया के लिए A लिखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए R लिख रहे हैं, फोर्स के लिए F लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a लिखते हैं। तो उसी के लिए ये एक सिंबल है और सिंबल का नाम है रो, लेकिन इसका असली नाम मतलब साइंटिफिक नेम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भाई, रेजिस्टिविटी या तो दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भाई याद रखना, ये इसके दो नाम हैं, या तो रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये जो चीज है ना, ये कहाँ दिखाऊं, कुछ जगह भी नहीं है ऐसा करने का यार। चलो भाई, ये जो चीज है ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। भाई जैसे कि मैं अपने इंसान की बात करूं तो भाई हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है तो कोई बच्चा धीमे धीमे लर्न करता है। किसी बच्चे को बड़े बड़े क्वेश्चंस 1 मिनट में लर्न होते हैं, किसी किसी को नहीं होता। तो हम इंसानों की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हर वायर की एक प्रॉपर्टी है अपने अंदर से करंट को जाने देने की। भाई अब कॉपर है, कॉपर मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, एल्यूमिनियम उससे कम पास होने देता है, प्लास्टिक होने ही नहीं देता। तो भाई कौन सा मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से पास होने देगा उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। कॉपर का कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, लकड़े का कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा। अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। तो भाई रेजिस्टेंस जो है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ, दूसरा एरिया और तीसरा रेजिस्टेंस। एक चौथी चीज भी है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, गर्माहट। भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, याद रखना। टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। उल्टा भी होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से रेजिस्टेंस भी ऊपर नीचे होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ऑल्सो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर इतना ही आएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। फॉर्मूला के अंदर इतना ही आएगा। ये चीज इसकी भी अपनी एक फॉर्मूला होती है, बट वो आपको अभी 10th में नहीं है, वो जब आप 11th 12th में आओगे ना, तो ये R L पे डिपेंड करता है, A पे करता है, रो पे करता है, तो सर उसकी फॉर्मूला है। लेकिन R अगर T पे डिपेंड करता है तो उसकी फॉर्मूला क्यों नहीं है? उसकी भी फॉर्मूला है। एक्चुअली टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस बहुत नहीं बदलता है। देखो लेंथ और एरिया के कारण रेजिस्टेंस में बहुत फर्क आता है, लेकिन टेम्परेचर के कारण बहुत माइनर सा फर्क आता है। और इसका भी एक इक्वेशन है, बट वो अभी हमें नहीं देखना है। अगर आप अगले साल साइंस लोगे तो आप 12th में देखोगे, 11th में भी नहीं, 12th में इसका एक रिलेशन आता है। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर सब कुछ? बस करो बेटा, हमने यहाँ पे ये 3 वायर लिए, तीनों की लेंथ सेम है। लेकिन चलो मैं एक को कॉपर ले लेता हूँ। देखिए चलो मैं काम करता हूँ, भाई म्यूट करो अपने आप को, आवाजें आ रही है। भाई मैंने यहाँ पे 2 वायर ले ली है, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा। क्यों? मटेरियल फर्क आ जाएगा। एक कॉपर होगा, दूसरा एल्यूमिनियम होगा, या एक टिन हो जाएगा, TiN टिन, वो भी एक तरह का मेटल है, या जिंक ले लो, जिंक भी एक मेटल है। तो हर किसी का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। सो लेंथ और एरिया अगर सेम है, उसके बावजूद रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। ठीक है, अभी
बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।